हेलो एवरीवन। हम आ चुका है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का पार्ट 65 का साथ। पिछला वाला एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि इंपीरियल प्रीसेप्टर किन्मू का नए मास्टर बन चुके थे और उनकी फाइट एक बहुत खतरनाक लेवल का बंदा से हुई थी जिसमें कि वो जीत गया था। अब आगे इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर और किन्मू के सफर में वोंग मुरान अपने गुरु फिशिंग एल्डर की लाश लेकर पहुंचता है और बदला लेने की कसम खाता है। इंपीरियल प्रीसेप्टर गंभीरता से उसे समझाता है कि गुरु की कला को जिंदा रखना ही सच्चा बदला है। इसके बाद पता चलता है कि फिशिंग एल्डर को किसी ने इंपीरियल प्रीसेप्टर की ताकत परखने के लिए भेजा था, यानी ये साजिश अब शुरू हो चुकी थी। ली सिटी पहुंचने पर इटर्नल पीस की सेना को वहां की लड़ाई पहले ही खत्म मिली। किन्मू जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, लेकिन असल में इंपीरियल प्रीसेप्टर की असली हालत छिपाने के लिए झूठे नुस्खे तैयार करता है। ली सिटी में स्पिरिचुअल मास्टर डाओ क्वान नामक एक चालाक वैद्य किन्मू की चाल समझ जाता है। वो उन औषधियों का विश्लेषण करता है और 7 दवाएं तैयार करता है जिनसे उसे एहसास होता है कि इंपीरियल प्रीसेप्टर की चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन किन्मू के इलाज से वो 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो सकता है। डाओ क्वान दक्षिण की दिशा में उड़कर दाली सिटी पहुंचता है, जहां लोरोक्वांग टेम्पल में दर्जनों शक्तिशाली संप्रदाय प्रमुख एकत्र हैं। वहां ब्रॉन्ज मास्क वाला रहस्यमय व्यक्ति और पैशन पार्टिंग पैलेस की QD यही मौजूद हैं। डाओ क्वान बताता है कि इंपीरियल प्रीसेप्टर ने लिटिल यूजी कैपिटल के वॉन्डरर जेन को मार तो लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे सबको समझ आता है कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करते तो इंपीरियल प्रीसेप्टर फिर से अपने चरम पर लौट आएगा। पैलेस मास्टर QD यही सबको याद दिलाती है कि जो पहले बैटल टेक्निक स्कूल ने किया वो मूर्खता थी। इंपीरियल प्रीसेप्टर के साथ नियमों से लड़कर उन्होंने अपनी संपूर्ण शाखा नष्ट कर ली, इसलिए इस बार वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, बल्कि चालाकी से डाक्शियांग सिटी में उसे घेरकर मार डालेंगे। डाओ क्वान सोचता है कि ये युद्ध अब मार्शल वर्ल्ड के नियमों को तोड़ देगा और दुनिया फिर वैसी नहीं रहेगी। दूसरी ओर किन्मू इंपीरियल प्रीसेप्टर के साथ यात्रा जारी रखता है और अलग अलग शहरों में उसका इलाज दोहराता रहता है ताकि बाहर वालों को भ्रम बना रहे। वो एक्सीड सिटी पहुंचते हैं, जहां एक फटेहाल भिखारी उनसे भीख मांगता है। जब उसे सिक्का दिया जाता है वो अपनी असली शक्ति प्रकट करता है। वही बेगर सेक्ट का गुरु की दायु होता है। वो इंपीरियल प्रीसेप्टर को डाक्शियांग सिटी में आने का निमंत्रण देता है, जहां सारे हीरोज ऑफ द वर्ल्ड उसका इंतजार कर रहे हैं। किन्मू चुपचाप नोटिस करता है कि यह सब एक बड़ा जाल है। इंपीरियल प्रीसेप्टर किन्मू और उसके टोली को साथ रहने को कहता है। किन्मू जानता है कि आगे खतरा है, इसलिए वो अपने हेवनली डेविल कल्ट को गुप्त आदेश देता है कि सभी 360 हॉल अपने टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। लेकिन सेंटेंस यू यांगसांग उसे रोकती है। वो चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने इंपीरियल प्रीसेप्टर की मदद की तो बाकी संप्रदाय हेवनली डेविल कल्ट को दुश्मन मानेंगे। किन्मू जवाब देता है कि नाम और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, अब अपनी जगह बल से बनानी होगी। स्यू यांगसांग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो गलत निकला तो इतिहास में वो दूसरा कल्ट मास्टर होगा जिसे सेंटिस ने मार डाला। किन्मू शांति से कहता है कि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकती और अगर वो कोशिश करेगी तो वही मारी जाएगी। आसमान में वो 3 रेखाएं खींचकर कहता है, ये तुम हो, ये मैं, तुम्हारी रेखा चाहे जितनी चौड़ी हो मेरी लंबी होगी। फिर गर्व से कहता है, मैं ओवरलॉर्ड बॉडी हूं, दुनिया में एकमात्र। स्यू यांगसांग उसके इस रहस्यमय आत्मविश्वास से हिल जाती है। उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, शायद पेट्रियार्क ने उसे नहीं बल्कि किन्मू को कल्ट मास्टर इसलिए चुना क्योंकि वही ओवरलॉर्ड बॉडी है, एक ऐसा अस्तित्व जो जन्म से ही सबसे ऊपर खड़ा है। इस तरह साजिश, वफादारी और शक्ति की जंग की नींव रखी जाती है, जहां हर कोई किसी न किसी का खेल खेल रहा है और सबकी निगाहें उस एक व्यक्ति पर टिक गई हैं, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर। स्यू यांगसांग ने खुद को संभाला और दूर जाते किन्मू को देखा। उसने मन में ठान लिया कि वो ओवरलॉर्ड बॉडी से कमजोर नहीं होगी। सी परिवार की औरतें जन्मजात कल्ट मास्टर किलर्स होती हैं। अगले दिन वो फ्लड काउंटी पहुंचे, जहां पहले से अजीब लोग दिखाई दे रहे थे। सभी ने बांस की टोपी पहनी थी और अपने हथियारों को कपड़े में लपेटा हुआ था। शुरू में उनकी संख्या दर्जन भर थी, फिर क्लियर रिवर काउंटी में बढ़कर 50-60 और हिडन फॉग सिटी तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों में पहुंच गई। वे सभी चुपचाप किन्मू और इंपीरियल प्रीसेप्टर के पीछे चलते रहे, बिना अपना चेहरा दिखाए। हिडन फॉग सिटी के बाहर एक बाग में 2 बूढ़े चाय बेच रहे थे। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने कहा कि उसे प्यास लगी है और वो बैठ गया। किन्मू भी साथ बैठ गया। बाकी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, पर चाहे जितना चले वो उसी जगह रहे, जैसे कोई भ्रमजाल हो। जब किन्मू और प्रीसेप्टर ने चाय खत्म की, उन्होंने उन दोनों बुजुर्गों को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए।
पीछे देखा तो सारे टोपी वाले लोग अब बाग के बाहर बैठकर चुपचाप चाय पी रहे थे। एक अजीब दृश्य। वो डाक्शियांग के पास पहुंचे जहां हजारों सैनिक और विभिन्न सेनापति जमा थे। ये जगह दक्षिणी सीमाओं का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र बन चुकी थी, बगावत की मुख्य नगरी। किन्मू ने देखा कि वहां विशालकाय योद्धा रहस्यमय तांबे और सोने के कवच में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। उड़ने वाले घुड़सवार तलवारों की वर्षा करते हुए नीचे झपट रहे हैं और आकाश में उड़ते जहाजों से सेनाएं उतर रही हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर के सुधारों ने सेना को अजेय बना दिया था। किन्मू सोच में पड़ गया कि अगर हेवनली डेविल कल्ट पर ऐसी सेना ने हमला किया तो वो टिक नहीं पाएंगे। डाक्सियांग सिटी के अंदर विद्रोहियों की कई झंडियां फहर रही थीं, पुराने साम्राज्यों और संप्रदायों की। इंपीरियल प्रिसेप्टर बोला, जब तक पुरानी पीढ़ी नष्ट नहीं होगी, नया युग नहीं आएगा। क्रांति के लिए रक्त बहना जरूरी है। शहर में प्रवेश करते ही किन्मू ने देखा कि सैकड़ों सेलेस्टियल बीइंग रेंज के साधक दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े थे, जिनके पीछे देवताओं जैसी छाया रूप थी। जैसे ही वो आगे बढ़े तो देखा कि शहर के बीचों बीच सभी इमारतें मिटा दी गई थीं और वहां एक ऊंचा पर्वत जैसा मंच था, मानो एक पूरा पहाड़ उठाकर वहां रख दिया गया हो। उसके ऊपर सैकड़ों संप्रदाय के मुखिया हवा में तैर रहे थे। देवताओं की मूर्तियों की हथेलियों या माथे पर खड़े थे। उनमें से एक सुंदर स्त्री ने कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, तुम अकेले आए हो? उसके पीछे देवता का प्रकट रूप 300 गज ऊंचा था, सांप और कछुए से घिरा हुआ। सिउ यांगसांग ने कांपते हुए कहा कि उसका देव रूप वास्तविक है, वो लगभग देवता के स्तर पर है। किन्मू ने पूछा कि अगर किसी के अंग नहीं है पर तीसरी आंख से देखने पर वो पूर्ण देवता जैसा दिखता है तो वो किस स्तर का होगा? इंपीरियल प्रिसेप्टर ये सुनकर अचानक उत्साहित हो गया। उसने कहा कि उसने भी ऐसा कोई नहीं देखा, और जब किन्मू ने बताया कि वो उसके एल्डर्स में से एक है तो प्रिसेप्टर चौंक गया कि ऐसे 9 लोग हैं। वो मुस्कुराया, तो मैं अकेला नहीं हूं जिसने ये मार्ग पाया है। फिर कांसे का मुखले वाला एक व्यक्ति सामने आया जिसकी भौं के बीच एक तीसरी आंख थी। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने मंच पर खड़े सभी नेताओं को पहचानना शुरू कर दिया। पैशन पार्टिंग पैलेस की QD येही, चैरियट कैसल के चेज हेंगली, यू कैसल के यू क्विंगशंग, बेगर सेक्ट, ग्रेट स्ट्रेंथ मॉनेस्ट्री और कई देशनश शासक। हर एक से उसने उनके उद्देश्य और तकनीक के बारे में सवाल किए। उन्होंने भी अपने कारण बताए। कुछ बोले कि वो बहुत निर्दयी है, कुछ बोले कि वो अत्यधिक शक्ति चाहता है। टीचर पुअर नाम के मोटे वृद्ध ने कहा, जब शक्ति बहुत अधिक हो जाती है तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होती है, इसलिए हम बगावत कर रहे हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने शांत स्वर में कहा, और कौन मेरा विरोध करता है? तभी पूरे शहर से आवाजें गूंजी। सैकड़ों लोग एक साथ बोले, मैं करता हूं। उनके घोष से शहर कांप उठा। मुखले वाला व्यक्ति हंसा, देखा, अब तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया है। इंपीरियल प्रिसेप्टर बोला, सिर्फ कुछ लाख लोग दुनिया नहीं होते, तुम सब मरोगे तभी दुनिया शांत होगी। फिर वो बोला कि यहाँ हेवनली प्रिजन सील स्थापित है जिसे बाहरी सेना सुरक्षित रहेगी, अब ये मृत्यु तक का युद्ध होगा। किन्मू ने मुस्कुराकर सिउ यांगसांग से कहा, अब सब तैयार है। तभी शहर के बाहर से विशाल झंडियां खुली, सैकड़ों मील तक फैलती हुई। मुखले वाला व्यक्ति चेतावनी देने ही वाला था कि अचानक 360 बांस टोपी वाले लोग उन झंडियों को घुमाने लगे और इटर्नल पीस एम्पायर की सेना ने शहर के भीतर प्रकट होकर हमला कर दिया। स्वर्ण कवचधारी ये दैत्य, उड़ते जहाज, विशालकाय पक्षी, सबने मिलकर आकाश और भूमि दोनों दिशाओं से हमला किया। फायर बॉटलें खोली गईं और उड़ते जहाजों से आग बरसने लगी। तलवारों की वर्षा में सैकड़ों सिर उड़ते चले गए। पैदल सेना एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन का नारा लगाकर विशालकाय मानव हाथी बन गई और दीवारें तोड़ती हुई आगे बढ़ी। बाहर खड़े सेनापति ज्वाले उठाकर चिल्लाए, आक्रमण, और धरती हिल उठी। एक पहल तक जो देव जैसे विद्रोही अपने बल पर गर्व कर रहे थे, अब फौज से जमे हुए थे। किन्मू शांत था। ये सब पहले से इंपीरियल प्रिसेप्टर और उसके द्वारा रचा गया जाल था। कुछ ही क्षणों में डाक्शियांग सिटी एक जलते हुए नरक में बदल गई, जहां रक्त और अग्नि एक साथ बहने लगे और इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई शुरू हुई। डाक्शियांग सिटी की लड़ाई एक डरावना नाइटमेयर बन गया था। 3 विंडर्स कैसल की इंसेक्ट आर्मी अभी हिली भी नहीं थी कि आग और तलवारों की बारिश ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। इंसान और कीड़े दोनों ही जलकर राख हो गए। पैशन पार्टिंग पैलेस की फीमेल वॉरियर्स का भी वही हाल हुआ। आसमान से हजारों तलवारें बरसीं और उनके शरीरों को छलनी कर दिया। वो खड़ी खड़ी मर गईं जैसे पत्थर की मूर्तियां गिरते गिरते टूट गईं। रिबेल आर्मी कुछ समझ ही नहीं पाई। फॉर्मेशन बिखर गया, सोल्जर्स के सिर उड़ते चले गए। कल्टीवेटर्स इंडिविजुअली ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इटर्नल पीस एम्पायर की डिसिप्लिन्ड आर्मी के सामने कुछ भी नहीं थे। ये कोई वॉर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मैसेकर था। हेवनली डेविल कल्ट के टेलीपोर्टेशन फ्लैग से की गई डेडली एम्बुश। माउंटेन पर ब्रॉन्ज मास्क मैन कांप रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सिचुएशन अब बियॉन्ड कंट्रोल है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें 2 चॉइसेस दी थीं, या तो सरेंडर करो और मरो, या फिर उससे ड्यूएल करो, पर अब दोनों एक साथ सामने थीं।
पैशन पार्टिंग पैलेस की मास्टर QD यई ने गुस्से में चिल्लाया कि हेवनली डेविल कल्ट ने इंपीरियल कोर्ट के सामने झुककर अपनी सोल बेच दी है, पर जैसे ही उसने अपने डिसाइपल्स को मरते देखा उसका दिल विचलित हो गया और उसी पल इंपीरियल प्रिसेप्टर के सोर्ड लाइट ने उसकी गर्दन काट दी। अचानक किन्मू और उसके साथियों को बैम्बू हैट पहनने वाले रहस्यमयी लोग एक बड़े फ्लैग में लपेट लेते हैं। एक झटके में वो बैटलफील्ड से गायब होकर दूर एक पहाड़ पर प्रकट होते हैं। फिर उन्हीं फ्लैग बेरर्स ने अपने फ्लैग घुमाए तो जिस माउंटेन पर इंपीरियल प्रिसेप्टर और कल्ट मास्टर्स लड़ रहे थे वो पूरा पहाड़ हवा में गायब हो गया, पीछे बस सफेद जमीन बची। उसके बाद किन्मू का ग्रुप फिर से टेलीपोर्ट होकर एक और ऊंचे पीक पर पहुंच गया। वहां सैकड़ों बैम्बू हेड वाले लोगों ने अपने सिर झुकाकर बोला, वी पे रिस्पेक्ट्स टू द सेक्रेड कल्ट मास्टर एंड सेंटस। चन वनयून, यूए किंग होंग और मंक युआन क्वे हैरान रह गए। इंपीरियल कॉलेज का उनका क्लासमेट किन्मू असल में हेवनली डेविल कल्ट का डेविल कल्ट मास्टर था और सियू यांगसांग उसकी सेंटस। सोर्ड हॉल मास्टर ने कहा कि विटनेसेस को खत्म कर देना चाहिए तो किन्मू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो यही पहाड़ तुम्हारी कब्र बनेगा। डर के मारे मंक युनक्यू और बाकी सब ने तुरंत बोल दिया, वी जॉइन। किन्मू ने हल्की मुस्कान दी जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन सबके दिल में डर ठंडा पड़ गया। माउंटेन टॉप से किन्मू ने नीचे हो रही भयानक लड़ाई देखी। हेवनली प्रिजन सील टूट रही थी और डिवाइन पावर्स से जमीन समतल हो रही थी। उसने अपनी ग्रीन हेवन्स आइज से कोशिश की कि सब देख सके, पर 8 फिगर्स बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। उसने सायान हेवन्स आइज एक्टिवेट करने की कोशिश की, तभी अचानक सब क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई और उसकी आंखों से देख रहा है। डर के साथ उसे समझा, दूतियान डेविल किंग की कॉन्शियसनेस अब भी उसके अंदर छिपी है और वही उसकी आइज बोरो कर बैटल ऑब्जर्व कर रही है। उस विजन से किन्मू ने एटर्नल पीस इंपीरियल प्रीस्टर की हर मूव को साफ देखा। उसकी सोर्ड स्किल्स पूरी तरह वाइटल की से बनी थी। हर फॉर्म में मैथमेटिकल प्रिसिजन थी, जैसे डाओ सेक्ट के डाओ सोर्ड का लिविंग एग्जाम्पल हो। इंपीरियल प्रीस्टर की शक्ति में कोई वीकनेस नहीं थी। उसके सोर्ड के नीचे पुराने जेनरेशन के सबसे ताकतवर मास्टर्स टीचर पुअर, वॉन्डरर ली और ट्रू लॉर्ड त्यान एक एक करके गिरते गए। बस कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें ब्रॉन्ज मास्क मैन भी था, जो एम्परर्स के रॉयल टेक्निक 9 ड्रैगन्स मोनार्क टेक्निक का उपयोग कर रहा था।